नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पूनम। झारखंड विधानसभा चुनाव की यात्रा में हम हैं जमशेदपुर में और जमशेदपुर की इस वक्त हम पूर्वी और पश्चिमी दो सीटें हैं जो शहर के बीच आ रही है। इसके अलावा जुगसलाई, पोटका विधानसभा और बाकी सरायकेला इसके पास पड़ती है। तो हमारे साथ जो जमशेदपुर शहर है जिसकी एक अलग पहचान है, स्टील सिटी जमशेदपुर कहा जाता है, टाटा नगर भी है नाम दिया जाता है। तो इस सीट से कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है, क्या ज़रूरतें हैं जमशेदपुर की, क्योंकि जमशेदपुर इकलौता ऐसा शहर है जिसमें नगर निगम नहीं है, ये भी बता दिया जाएगा। उनकी क्या ज़रूरतें हैं, किन बातों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, नहीं पहुंचाया जा रहा है, एक खूबसूरत जमशेदपुर के पीछे और क्या-क्या चीज़ें हैं, ये जानने के लिए की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हैं यहाँ से डॉक्टर राम कोविंदर, जौहर शर्मा सर और साथ में है कॉमरेड शशि जो टाटा को कहा जा सकता है कि रिप्रेजेंट करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो मेरा पहला सवाल है, आप तीन से पहला सवाल है कि जो टाटा है जिसकी एक बड़ी पहचान है शहर में, क्या सच में वो जो बताया जा रहा है टाटा को वैसा टाटा है? वैसा टाटा है मतलब इस सवाल को थोड़ा और आप स्पष्ट करें तो हमको ज़्यादा सहूलियत होगी। आप वैसा टाटा इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, आप दोनों को देख जाइए। जवाहरलाल जी अभी इनफॉर्मल टॉक में ठीक ही कह रहे थे, स्थिति है को बड़ छोट कहता है अपराध हो, ना कोई परिवारवाद से वंचित है, ना कोई भ्रष्टाचार से वंचित है। जो लोग भ्रष्टाचार ज़्यादा चिल्ला रहे हैं उन पर ना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी छोटे छोटे भ्रष्टाचारी को दंड कर रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगी? और तब इससे भ्रष्टाचार रुकेगा क्या? तब मुश्किल बात यहाँ ये है। दूसरा फेनोमेनन को देख जाइए, लोकसभा का इलेक्शन होता है और दो चीफ मिनिस्टर जेल में ठूस दिए जाते हैं, कांग्रेस का फंड जब्त कर लिया जाता है। अभी राज्य में इलेक्शन चल रहा है, परसों या 13 तारीख को 2 दिन बाद यहाँ चुनाव होने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी के यहाँ रेड हो रहा है। आपने देखा होगा। सर, मैं रेड पे ही एक बारी, चलिए वो बाद में। सर, रेड का मामला है कि पिछले कई चुनावों से अगर आप देखें, जब चुनाव होने वाले होते तो रेड का मामला बहुत बढ़ जा रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यह चीज पिछले लोकसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में भी ये सारे, हाँ, इसलिए मैंने कहा कि तब इस सब पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो आज का मुख्य सवाल हो गया है फासिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी। वो व्हाट एवर डेमोक्रेसी इट इज, उसके क्वालिटी और पर हम नहीं जा रहे हैं। उसको चुनाव करने का सवाल अब आता है कि आप किसके पक्ष में हैं। उन शक्तियों की जो सबकी आवाज कुचल देने के पक्ष में हैं, जो खिलाफ बोलेगा उसको हम कुचल डालेंगे। जैसे आज यहाँ झारखंडी जनता से, खास करके आदिवासी जनता से एक अपील कर दीजिए, वो सारी बात समझ में आ जाएगी। उसको बता दीजिए कि आप रघुवर दास की सरकार का निर्णय याद कर लीजिए, जो आदिवासियों के विरुद्ध में लेकर पत्थरगढ़ी तक के लिए यहाँ राजद्रोह का मुकदमा चला है। ये बात करते हैं कि हम तुमको मुक्ति दे देंगे, हम तुमको जाति और धर्म के ये से आजाद करेंगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि वो सरना कोड को अलग कोडिफाई करने की मांग कर रहा है और आप जबरन उसको थोप रहे हैं कि नहीं तुम हिंदू बनो, नहीं तो हम तुमको हिंदू बना देंगे। अब ये सारी बातें इस ढंग से चल रही है, तो इसी को मैं कहता हूं कि इसका सीधा मतलब है कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज कुचल दी जाएगी, उसकी जुबान काट ली जाएगी और डेमोक्रेसी वहां वैसे ही चलेगी जैसे हम चाहते हैं। डेमोक्रेसी उतनी ही मिलेगी जितना हम देना चाहते हैं। जवाहर सर, आपसे सवाल, क्योंकि आपने टाटा पे लंबे समय पर काम किया है, एक मांग के साथ आप आगे बढ़े। आप आज जब 100 साल से ज्यादा टाटा को बसे हुए भी होंगे, टाटा की जनता को किस रूप में दिख रही है? जो सुंदर टाटा के पीछे, क्या सच में वो टाटा की जनता भी खुश है? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के लोग रहते हैं। एक ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सारी सुविधाएं मिलती है और अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको सुविधाएं नहीं, नागरिक सुविधाएं नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि यहाँ पर जमशेदपुर में डेमोक्रेसी नहीं है। प्रजातंत्र की जिस हम लोग बात करते हैं ना, अभी प्रजातंत्र पर्व मनाया जा रहा है, विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, इसके पहले लोकसभा का भी हुआ। लेकिन यहाँ जमशेदपुर के लोगों के लिए ये बेमानी है, क्योंकि इनको 3rd वोटिंग राइट
जो तीसरा मताधिकार जिसको बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पर है ही नहीं। आज़ादी के 75 साल 76 साल हो गए, लेकिन जमशेदपुर के लोगों को वो तीसरा मताधिकार नहीं मिला, यानी वो अपना सेल्फ लोकल गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं। इनको हर हालत में टाटा की जमींदारी में ही रहना पड़ता है, और वही फैसला होता है जो टाटा स्टील चाहती है या उनके जो लोग जी हम आपके अनुसार शशि सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इलेक्शन हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा हुआ, फिर अब विधानसभा हो रहा है। टाटा की जो खूबसूरती है, टाटा क्या जनता सीरियसली जितना खूबसूरत शहर दिखा दे रहा, जनता भी उतनी खूबसूरत है, उतना खुश है इस सारे मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है, शहर जो दिखाई दे रहा है उसमें जिंदगी कहाँ है। टाटा अगर खूबसूरत है तो सुबह सुबह मानगो के चौराहे पर, युगसलाई के चौराहे पर, सोनारी के इलाके में आप आए हैं तो देख लीजिए कि सुबह सुबह 6 बजे से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से मजदूर आते हैं और मानव हाट लगता है, जहां मजदूर को काम मिला तो ठीक, नहीं तो टिफिन लेके फिर घर चले जाते हैं। ये टाटा का सौंदर्य। टाटा का सौंदर्य है कि नौनबत्ती है, चमकता हुआ बिल्डिंग है, और शहर का कुछ हिस्सा खूबसूरत है जहां साहब लोग रहते हैं या पैसा वाले लोग रहते हैं। जवाहर जी लड़े हैं कुछ बरस पहले तक, यही टाटा शहर के अंदर 10 नंबर बस्ती के नाम से जाना जाता है, जहां लोग सर पर मैला ढोते थे और वहां संडास की व्यवस्था नहीं थी, आज से 10 बरस पहले तक। ये है टाटा की खूबसूरती। मतलब इतना बड़ा शहर है जहाँ जिसकी खूबसूरती, रतन टाटा जब मरे तो बड़ा उनका नाम था कि उन्होंने ये किया, लेकिन उनके नाम से बसे हुए शहर का ये हाल है। हाँ, दूसरी बात, ये टाटा कंपनी का बाउंड्री वॉल बढ़ रहा है और परमानेंट मजदूरों की संख्या घट रही है। परमानेंट मजदूर जितना है उससे कई गुना ज्यादा टाटा कंपनी के अंदर ठेकेदार मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। इसका मजदूरी कम है, एक साधारण बीमारी का इलाज नहीं करा सकता है अगर वो गिर जाए तो। और इसको देखने के लिए सुबह आप स्टेशन के सामने चले जाइए और सुबह बगल में साक्षी का इलाका देख लीजिए कि साइकिल में कितने मजदूर, डेली मजदूर, ठेकेदार मजदूर जाते हैं। तो टाटा का ऊपरी हिस्सा खूबसूरत है, जैसे डेमोक्रेसी का ऊपरी हिस्सा खूबसूरत है ना। और मैं लतीफा बता दूं कि एक राजा था जिसने मुनादी करवा दी कि जिसको भी कोई तकलीफ होगा ये घंट बजाएगा। राजा डायरेक्ट उसकी बात सुनेंगे, और उसके चारों तरफ सिपाही का फौज लगा दिया, बोला देखना कोई घंट न बजाए। तो टाटा की खूबसूरती इसी ढंग का है। सर, आपने ना बड़ा अहम मुद्दा उठाया, जैसे जो आपने बात की ठेका मजदूरों के, ये लगभग आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए वहाँ परमानेंट स्टाफ कम करते, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस मुझे लगता है, पहले से भी आप जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन से भी। क्या वजह हो रही कि जो परमानेंट स्टाफ को हटा कर सिर्फ ठेका मजदूर है, और उनका जो वेज के हिसाब से भी उन्हें पैसा कम दिया जा रहा है? कम ही नहीं दिया है। ये जो है, जो टेक्निकल पूंजीवाद का जो मुनाफाखोरी का जो संस्कार है वो है। और जहाँ तक यहाँ का ठेका मजदूर का सवाल है, उस सवाल पर मैं यहाँ कुछ पुरानी बातें याद दिला देना चाहता हूँ। 1981 में यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता केदार दास की मृत्यु हुई थी ठेका मजदूर के आंदोलन में। और वो लड़ाई था, इस मांग का था कि ठेका जो परमानेंट नेचर में मजदूर काम करते हैं अस्थायी प्रवृत्ति में, उसको परमानेंट किया जाए। और हड़ताल हुआ। हम तो 3 चीजें बताना चाहते हैं। जी जरूर। पहली चीजें, इस देश में विधायिका। सर, सरना पे जो बात हो रही है कि सरना की डिमांड भी है, बीजेपी आदिवासियों का वनवासी कह रही है, लेकिन जेएमएम का इस बार घोषणा पत्र में कि उन्हें सरना दिया जाएगा। और ये भी एक बात है जो बहुत प्रचार प्रसारित की गई है यहाँ पर कि झारखंड सरकार द्वारा विधेयक बना के तो दिल्ली भेज देगा, दिल्ली से पारित नहीं हो रहा है। इसका असर कितना रहेगा? वो नहीं, इसका असर होगा, और यह बात सही भी है। विधानसभा ने तो पारित करके उनको दे दिया। एक तरह से आप इसमें देखिए तो एक पॉलिटिक्स भी है।
कि अब नहीं भी होता है तो ब्लेम हमारे ऊपर नहीं है, वो ब्लेम उनके ऊपर है। जेएमएम को इसका फायदा होगा। हाँ, जेएमएम को इसका फायदा होगा। और इसमें दूसरी बात यह है कि आप हमेशा जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटीज को समझिए, और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटीज को अगर समझना है तो आप देखिए कि जातीय संगठन को बिहार में देख जाइए और उनके पैटर्न पर जरा गौर कीजिए। एक समय था जब पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां और दलित अपने मालिक के हुक्म पर जाकर वोट दे देते थे। यह समय हम लोगों ने देखा है जब हम लोग बच्चा थे। 67 के बाद, खास करके जब एक लोहियावाद का फिलॉसफी परवान चढ़ा, उस समय मिडिल कास्ट में एक जागृति आई और 80 के बाद दलित जातियों में जागृति आई, और तब उनकी आवाज अब इतनी मुखर हो रही है कि अब उसमें एक दलित एज ए होल समूह के रूप में ही बात नहीं बन रही है। अब वहां बन रही है कि चमार का नेता अलग, दुसाध का नेता अलग, उधर पिछड़ी जाति में देखिएगा तो जादव का नेता अलग, कुर्मी का अलग, कोयरी का अलग। तो ये एक पक्ष है कि उनका डिवीजन हो रहा है जाति के रूप में, और दूसरा पक्ष है कि वो उस आइडेंटिटीज के लिए जो फ्यूडल कल्चर की का बोझ उनके ऊपर है उसके खिलाफ वो एसर्ट कर रहे हैं। वो दोनों एस्पेक्ट के रूप में देखिएगा। जो है ये एक मिनट। और इसका तीसरा एस्पेक्ट है कि जो एक क्लास पॉलिटिक्स चल रही थी, ये उसी की देन है। पूर्व वर्ग की राजनीति है, उसको कुत्सित करने में और भटकाने में सब मिलकर कर रहे हैं। वो बुर्जुआ एज ए होल, अपर का ये दलित जातियों के जो पूंजीवादी खेमे के नेता हैं वे, क्योंकि आप एक नजर से देख जाइए, मैं सबको कहता हूं कि मुंबई से देखना, महाराष्ट्र से देखना शुरू कीजिए और यूपी होते हुए बिहार तक आ जाइए, और हमको बता दीजिए कि कितने दलित नेता हैं जो भाजपा के खिलाफ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ सबसे मुखर रहे हैं। उन्होंने बगावती तेवर दिया और अपने लाइफ में साबित कर दिया कि मैं दलित पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और वो नहीं मरे, वो बौद्धिस्ट के रूप में मरे। और आज इन लोगों को देख जाइए, वहां भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। तो ये अंबेडकरवाद के भी हत्यारे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बीच मार्क्सवाद के साथ भी घपला करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो गांधीवाद में भी घपला करने वाले बहुत लोग हैं गांधीवाद के साथ, और अंबेडकरवाद में भी अंबेडकर के फिलॉसफी के साथ घपला करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये घपलेबाजी जो चल रही है, बीजेपी की आप कह रहे हैं? बीजेपी से ही नहीं, हम वहां सबको कह रहे हैं। तो ये सब घपलेबाजी समाज में एक नए संकट को जन्म देगी, और हम उम्मीद करते हैं कि फिर आने वाले समय में अल्टीमेटली क्लास विल बी विक्टोरियस। सर, शशि सर आप बताइए, सरना धर्म कोड की जो डिमांड है और पॉलिटिकल हो चुका, सोशल से पॉलिटिकल मुद्दा हो चुका। सोशल मामला है, पॉलिटिकल होना था, हुआ है। हाँ। सरना धर्म होना चाहिए कोड, लेकिन भाजपा का कोशिश है कि जबरदस्ती हिंदू बनाए, डॉक्टर साहब ने कह दिया है, और पहचान के राजनीति के संकट पर उन्होंने चर्चा कर दी। जो उत्पीड़ित जातियों की पहचान की राजनीति है, खासकर मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूँ। उत्पीड़ित जाति और भी हैं, लेकिन आदिवासियों में एक चीज आप देखिएगा, यहाँ मिदनापुर में बहुत पहले 50 दुकानें बनाई गई थी सिर्फ आदिवासियों के लिए एक इलाके में। तो बंगाली लोग तो बहुत सब होते हैं, और आदिवासियों को अलॉट किया गया। अब कोई गाहके नहीं गया, बाद में आदिवासी लोग दुकान से जान छोड़ा के भागे, ज्योति बस बाबू के टाइम। तो आदिवासियों में अब क्लास का हलचल पैदा हुआ है। वहाँ क्लास डिवीजन नहीं है। दलित में जाइएगा तो उनका भी ये है, क्या बोलते हैं, एक कमेटी है जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है। आदिवासियों में मेरे ख्याल से, मेरे नजर में कोई छोटा कारखाने का भी उद्योगपति नहीं, जबकि सारा जितना भी खनिज संपदा वो आदिवासी एरिया में है। वो मैं बोल रहा हूँ, बस उस और थोड़ा लाठी डंडा लेके कुछ कमा लेना, घर बना लेना दूसरी बात।
आदिवासियों में एक तो व्यापार की संस्कृति का उत्पन्न नहीं हुआ है, पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है। वहाँ क्लास का भी छटपटाहट है, क्लास भी डिवीजन हमें नहीं लगता है, हो सकता है दूसरे लोग,